So hello and so good to see you, sir. थैंक यू भाई। And many congratulations आपको री रिलीज पे जब इतना क्रेजी फैंस इतना ज्यादा प्यार मिलता है, क्या फील होता है? ये फील होता है कि ये हम सारे जितने एक्टर्स हैं, हम जितने सारे लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, ये सबके लिए है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कितने भी साल निकल जाए आपको फाइट करते रहना। और ये जो फीलिंग है मैं आप सबको सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह उठना है, रोज़ सुबह तैयार होना है, काम पे जाना है, घर आके चेक करना है, रिजल्ट मिला, नहीं मिला, फिर अगले दिन सुबह उठ के जाना है और ये करते रहना है। हफ्ते में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, कई बार इस फिल्म की तरह 9 9 साल लग सकते हैं। करते रहना है, बात ये है। और आई वुड लाइक टू ऑल्सो डेडिकेट दिस विन। मुझे सुबह से काफ़ी सारे इमोशनल मैसेजेस आए, कुछ एक्टर्स के आए हैं, तो कुछ डायरेक्टर्स के आए हैं, तो उनको मैं ये जो फ़िल्म की फीलिंग है, जो रिस्पॉन्स है, ये मैं डेडिकेट करूँगा टू माय फेलो एक्टर्स। ज़्यादा नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, बट स्पेशली समवन हु इज़ नॉट हियर विद अस, उनको भी मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ये आप सब जिन्होंने मेहनत करी है, जो मेहनत कर रहे हैं, आप सबको डेडिकेटेड है ये। सनम तेरी कसम, जब ये री रिलीज की बातचीत हुई, ये एक टफ डिसीजन भी था क्योंकि जब मूवी रिलीज हुई थी उतनी नहीं चल पाई थी, और जब री रिलीज फैन जब डिमांड कर रहे थे हमें वापस देखनी है, कितना टफ हुआ था कि लोग जाएंगे सच में देखने? नहीं, आप लोगों में क्या बातचीत होती है, प्लीज उस बारे में बताएं। तो ज़िंदगी में कुछ भी आप नया करने जाओगे तो वो टफ होगा, ये तय है। क्योंकि वो कहीं रूल में लिखा नहीं होता है, कहीं किताब में आपको रूल मिलेगा नहीं। जैसे मैं घर से जब भागा था 16 साल की उम्र में, तो वो भी मेरे लिए इतना ही टफ डिसीजन था जितना इसको री रिलीज़ करने के लिए दीपक सर के ऑफिस के नीचे आके चिल्लाने का जो डिसीजन था। 99% हमें गट फीलिंग जब हम फॉलो करते हैं तो वो टफ डिसीजन ही होता है, क्योंकि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जब मैं घर से भी भागा हूँ, वो भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया किसी को। जब मुंबई से मैं हैदराबाद जाने लगा तेलुगु फिल्म्स का पार्ट बनने, तब भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं क्यों कर रहा हूँ। वहाँ से जब मैं वापस मुंबई में ट्राई करने आया, तो भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये फ़िल्म मैंने क्यों करी, ये भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके बाद मैंने बाकी फ़िल्में क्यों करी, वो भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और फिर 9 साल बाद इसको री रिलीज़ करने का थॉट क्यों आया, वो भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये अ, पेट के ऊपर और दिमाग के नीचे कहीं इस एरिया से आती हैं और इसका कुछ लॉजिक होता नहीं है, तो इसे वर्ड्स में डालना बहुत कठिन है। तो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एरिया में कुछ भी फीलिंग आए, उस पर ध्यान दीजिए और उसको ट्राई करिए कि आप करो। अगर एक चीज आपसे जानना हो सर कि 2016 में जब ये फिल्म रिलीज हुई, उस समय उतनी क्यों नहीं चली, इतना प्यार अब जाके क्यों मिल रहा है? पता नहीं, रीज़न अगर मुझे इसका पता होता तो मैं अगर किसी को भी पता होता तो सारी फिल्में 99.9% फिल्में नहीं, 100% फिल्में हिट हो जाती। तो मैं आपसे ये तो शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है हॉलीवुड में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या साउथ फिल्म इंडस्ट्री या पूरा एक बोल लीजिए ग्लोबल सिनेमा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बता सके कि ये फिल्म जो है क्यों नहीं चली और ये फिल्म क्यों चली। अगर इतना आसान होता इसे बताना, थोड़ा कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो 80% सही निकलते हैं, बट 100% तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो ये मुझ जैसे मतलब बहुत दिग्गज लोग नहीं बता पा रहे, तो मैं एक चीटिंग हूँ इस मामले में, तो मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकता। जब आपके कमेंट सेक्शन में आपके चाहिए कि आपके फैंस लोगों के हजारों कमेंट्स आ रहे थे, प्लीज रिलीज कीजिए इसे, तो आपने जब दीपक सर से बात की तो उसने आपको यही बोला कि आप एक आर्टिस्ट हो, आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं, तो आपने उन्हें कैसे मनाया? मुझे जब मैंने बहुत साल ट्राई किया मनाने का, तो हालांकि क्या होता है कि हमें लगता है कि रिलीज़ करना एक बच्चों का खेल है, फिल्म प्रोड्यूस करना बच्चों का खेल है, डायरेक्ट करना भी मतलब बस आराम से हो जाता है। बट एक रील बनाने में भी ना लोगों को आजकल 6 6 घंटे लग रहे हैं, जो 30 सेकंड की रील बनाते हैं लोग और उसमें लोग खर्चे भी कर रहे हैं। तो जो रील बनाने वाले लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको समझाइए कितना मुश्किल है कोई एक
देखने लायक चीज़ को बनाना। तो मैं इसमें प्रोड्यूसर सर की बिल्कुल भी वो नहीं मानता कि उनको उनकी वजह से कोई मैं मानता हूँ कि ऑडियंस ने नहीं देखा तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा और। तो वो एक्चुअली हम हमारी पूरी टीम ना एक तरीके से शांत हो गई थी इस फ़िल्म के बाद। मैं अपनी गलती मानूँगा काफ़ी इसमें ज़्यादा। जैसे क्रिकेट मैच हारने के बाद एक पूरी क्रिकेट की जो बस होती है शांत पड़ जाती है, कोई किसी से बात नहीं करता है। गलती किसी की नहीं होती है बट कोई किसी से बात नहीं कर पाता उस समय। वैसे ही मैं भी किसी से बात नहीं कर पाया 8-9 साल तक। तो कहीं न कहीं मैं अपने ऊपर भी ये ब्लेम लूँगा और फिर मैंने फाइनली जब मैंने उनको ऑडियंस को बोला इंस्टाग्राम पे कि आप लोग प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन में आप लोग करिए जो आपको भरना है। और उन लोगों ने वो चीज़ को फ़ॉलो किया, लिखा। तो वो लेके फिर मैंने उनको नीचे लिखा था कि अगर आपने इतने-इतने कमेंट्स कर दिए तो मैं कल दीपक सर के ऑफ़िस चला जाऊँगा। वो जैसे कैरी मिनाटी एंड में बोलते हैं ना कि इतने मिलियन का टारगेट करते हैं, वैसे तो नहीं बोल पाया मैं, लेकिन उस तरीके से मैंने उनको लिखा कि इतने अगर आपने कमेंट्स कर दिए तो मैं कल चला जाऊँगा और सच में उससे 3 गुना कमेंट्स आ गए। तो फिर मैं आ गया यहाँ पे नीचे और मैंने वो हरकत करी जो मेरे कई मतलब करीबी लोगों ने मुझे मना किया कि एक एक्टर ऐसे हरकत नहीं करना चाहिए एक एक्टर को कि नीचे खड़े हो गए ऑफिस में, आप चिल्ला रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता आपकी इमेज पे। बट मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक फ़िल्म फैमिली से नहीं हूँ। तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मेरी फैमिली वालों की इज़्ज़त कम हो गई या मैं अकेला आया था, तो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मुझे कल भी अगर पार्ट 2 के लिए नीचे बैठ के 11 दिन का अनशन करना पड़ेगा, तो मैं वो भी करूँगा आप लोगों के लिए। तो पानी की बॉटलें ले आना बस आप लोग, वो पी के मैं निकाल दूँगा 11 दिन। जिस तरह से आप थिएटर विजिट कर रहे हैं, लोगों का इमोशन फूट-फूट के निकल रहा है, इतनी ढेर सारी प्यार मिल रही है आपको। आप जैसे पहुँच रहे हो, लोग सेल्फी खिंचाने, जो थिएटर में बड़े पर्दे पे दिख रहे हैं, वो सामने आके जब खड़े हो जा रहे हैं, उन लोगों के लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ लेकर आप जा रहे हो। वो किस तरह की फीलिंग होती है जब आप उनसे इंटरैक्ट करते हो चलते फ़िल्म के बीच या बाद में? मैं जब भी रास्ते में जैसे कोई मंदिर दिख जाता है तो हमारी ऐसी आदत होती है ना, वैसे करते हैं। तो मैं हमेशा जब भी मंदिर दिख जाता है मैं ऐसे करता हूँ, तो मेरे वर्ड्स में सुनता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ मैंने कभी भी अपने आप को पाया नहीं है कि मैं मांग रहा हूँ कुछ। मैं हमेशा थैंक यू बोल रहा होता हूँ, कुछ लाइफ में है या नहीं है। तो वही थैंक यू बोलने में ये थिएटर जा रहा हूँ। मैं ये नहीं फील करना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं जितने हाथ मिला सकूँ और उनको आँखों में देख के थैंक यू बोल सकूँ, वो चीज़ मुझे करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। क्योंकि उन लोगों ने ही किया है, उन लोगों ने ही इसको 9 साल तक प्यार देते रहे और आज इन्होंने सिर्फ़ कमेंट्स में ही प्यार नहीं दिखाया, क्योंकि कई साल तक मुझे लगता था कि ये प्यार सिर्फ़ कमेंट्स में है। जब आप जेब में से पैसे निकाल के टिकट खरीदते हैं, तो वो फ़िल्म की दुनिया में वो चीज़ फिर मैटर करती है। क्योंकि कमेंट्स से फ़िल्म नहीं बन सकती। फ़िल्म बनती है टिकट सेल से, जो मैं इतने साल से बोल रहा था, और फाइनली सब लोगों ने उस चीज़ को एक्चुअली प्रूव किया। इस री-रिलीज़ के दौरान आपकी 9 साल पुरानी कौन-सी फ्लैशबैक है जो आपको वापस आपके दिमाग में आने लगी, यादें ताज़ा होने लगी? यही कि मैं 9 साल 10 साल पहले अपने डायरेक्टर्स के ऑफिस में इस फ़िल्म को पाने के लिए ऑलमोस्ट भीख माँग रहा हूँ, वो मुझे याद आ रहा था। और फिर उनका मुझे मना कर देना क्योंकि ऑलरेडी किसी और की कास्टिंग हो चुकी थी, ये मुझे याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारे यहाँ, प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो फिर मेरा उनसे और ज़्यादा रिक्वेस्ट, प्लीड करना, मतलब ऑलमोस्ट गिर के, कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन देख लीजिए, ये सब याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा किसी को, अपने एडी को, रवि जी करके एक असिस्टेंट थे, उनको बोला ले इसका ऑडिशन यार, इसको हटाया। तो मैंने कहा बस मेरा वर्जन देख लीजिए इंदर का, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, समझा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने ऑडिशन देखा, फिर रवि जी लेके गए, ऑडिशन दिखाया, और वो 1 घंटे बाद आए, उन्होंने कहा फिर से करके दिखाओ। तो मैंने फिर से करके दिखाया वो सब। तो फिर उन्होंने 1 घंटे बाद वापस आए, उन्होंने मुझे हग किया और बोले हमारे प्रोड्यूसर सर का तुमने बहुत नुकसान करा दिया है, क्योंकि सारे कपड़े बन चुके थे। 2 दिन के बाद वो शूट है, जो बाथटब वाला जो सीक्वेंस है अगर आप देखेंगे, वो उसके तुरंत 2 दिन बाद था। और उन्होंने, जब मैं शुरुआत में उनसे बोल रहा था कि मुझे करने दो, उन्होंने कहा था आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बगल वाले ऑफिस में जो है लड़का, जो हमारा हीरो है वो सिलेक्ट हो चुका है, वो बैठा हुआ है, स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। जब ये सब हुआ, जब विनय सर, राधिका मैम ने देखा, विनय सर और दीपक मुकुट सर से उन्होंने बात करी, मेरा ऑडिशन देखे, तो
विनय सर ने फिर मुझे हक किया और बोले कि हर्ष तुमने दीपक मुकुट सर का काफ़ी नुकसान करा दिया ऑलरेडी, क्योंकि अब सब कपड़े चेंज होंगे, कॉस्ट्यूम चेंज होगा और अब तुम्हारे लिए बनेंगे क्योंकि तुम फिल्म कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे हक किया, तो वो सब मुझे याद आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा सर मैं कुछ आपसे पूछूं? उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा सर वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने कहा इतनी देर से बोला क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बगल वाले ऑफिस में चले जाओ। तो जब मैं वहाँ गया तो वो लड़का एक्चुअली वहाँ बैठा और वो पढ़ रहा था स्क्रिप्ट। और कई साल के बाद उस लड़के के साथ फिर मैंने एक फ़िल्म करी दंगे, और वो मेरे ऑपोज़िट था इस फ़िल्म में। तो लाइफ़ फुल सर्कल हुई और आज ये फ़िल्म वापस थिएटर में। तो यही सब नॉस्टैल्जिया दिमाग में चल रहा है, ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि ऑफिसेज में जाके काम मांगते थे, आपके काफी करीबियों को पता होगा, सबको ये बात नहीं पता है जो आप फन पे गिटार प्ले करते थे। काफी अलग ही बात है वो। अब नाउ यू आर द मोस्ट टैलेंटेड एंड फेमस स्टार, तो कैसे जर्नी डिस्क्राइब करोगे आप? वो किस्सा भी अगर आप सुनाना चाहो तो। वो तो मतलब दैट इज़ वन ऑफ द जॉब्स विच आई हैव डन। ऑनेस्टली मैंने इतने सारे जॉब्स किए जिसके बारे में बोलना बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, क्योंकि घर से जब आप भागते हो तो आप सीधा फिल्म के सेट पे नहीं लैंड होते हो। सबसे पहले आपको 2-3 घंटे बाद भूख लगना शुरू हो जाती है घर से भागने में। फिर आपका दिमाग चलता है पैसे कितने। तो मेरी जेब में 200 थे, 75 की टिकट खरीद ली थी, 125 बाकी थे। वो तो खर्च हो जाते हैं आधे दिन में खाना वाना खाने में, और उसके बाद फिर आपको लगता है कहीं से कुछ जॉब की जुगाड़ करी जाए। तो फिर वो जॉब की जुगाड़ मैंने फिर एसटीडी बूथ में रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया। फिर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक है तो फिर मैंने वो साइबर कैफ़े में शुरू किया। एसटीडी बूथ में मुझे 10 रुपये मिलता था पर डे, साइबर कैफ़े में 20 रुपये पर डे मिलता था। तो कम से कम एक मील में वहाँ पे जो है कमा पा रहा था। वहाँ से फिर मैं डिलीवरी बॉय बना, किसी की बाइक लेके और सामान डिलीवर करना, वो सब किया। फिर मैं एक डीजे का बैग उठाता था। वो डीजे डीजे नितेश और डीजे रिक्कू, ये लोग अभी भी कोई उसमें से सुन रहे हो तो उनका मैं बैग उठाता था, उनका असिस्टेंट था। तो मैं बैग रखता था, कंसोल को साफ़ करता था, फिर वो लोग आते थे, फिर मैं चला जाता था। तो वो भी मेरा एक काम था। तो ऐसे तो मैंने बहुत सारे और जॉब किए हैं, लेकिन वही मैं आप सबके साथ ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको रोज़-रोज़, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कई बार हफ्तों, महीनों, सालों तक नहीं मिलेगा। रोज़ आपको उठ के तैयार होना है और अच्छे से अपना काम करना है और चुपचाप शांति से सोना है। अगले दिन फिर उठ के आपको पूरा काम करना है, फिर चुपचाप शांति से सोना है। जब आपके 10,000 आवर्स पूरे हो जाएंगे, एक रूल है कि 10,000 घंटे जब आपकी किसी भी शिद्दत में पूरे हो जाते हैं तो वो आपकी मनोकामना जो है पूरी हो जाती है। मेरे 10,000 घंटे 2 बार हो गए तो पहली बार में तो मुझे फिल्म मिली, फिर मैंने 10,000 घंटे और सोचा इस बारे में और इसकी तरफ काम किया। तो 10,000 आवर्स का एक रूल होता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, और इस एक्सपीरियंस के बाद मैं और 10,000 घंटे के लिए तैयार हूँ कि मेरी और भी अगर स्ट्रगल रहेगी मैं वो भी करूँगा। So इतना प्यार, इतना क्रेजीनेस देखने के बाद, so what is the success for हर्षवर्धन राणे? सक्सेस फॉर हर्षवर्धन राणे वुड बी कि वेट करने की कैपेसिटी। मेरे लिए वही एक सक्सेस है कि अगर आप वेट कर सकते हो रोज़ काम करके, तो आई थिंक आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि रिजल्ट तो अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं मिलेगा। वेट कर सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो। तो सर अपना एक्ट्रेस की कास्टिंग कैसा होती है? 25 एक्ट्रेस के बाद में उनको कास्ट किया गया था मावरा जी को, उसके बारे में क्या? 25 तो नहीं, आई थिंक ज़्यादा, मेरे ख्याल से 200 से ऊपर लोगों की उन्होंने ऑडिशन लिया था, और वो भी कम है कि उनको 200 में ही मिल गई मावरा। बड़ी बात है, क्योंकि जो मावरा ने इस फिल्म के लिए किया है वो इम्पॉसिबल है। फैंस बोल रहे कि मावरा जैसा कोई एक्टिंग नहीं कर पाएगा उससे, अगर वो नहीं होते तो इतना मूवी हिट नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और मावरा कैसा रहता है कि जब घर में खाना बनता है ना, तो ये बोलना कि मम्मी नहीं होती तो खाना नहीं बनता है गलत है, क्योंकि अगर पापा नहीं होते तो सब्ज़ी कौन लाता? तो पापा वह हैं प्रोड्यूसर, मम्मी है डायरेक्टर, जो कढ़ाई में खाना बन रहा है वो है एक्टर, जो दादी आपको खाना खिला रही है वो है ऑडियंस, वो है म्यूज़िक डायरेक्टर। आपके हिमेश सर नहीं होते तो मूवी हिट नहीं होती। तो क्रेडिट एक जगह पे रखना एक 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 बीमारी है। हम लोगों में एक डिजीज़ है कि हम सारा क्रेडिट एक तरफ चाहते हैं, अपनी तरफ चाहते हैं। ये एक बीमारी है, इससे आप लोग दूर रहें। और जैसे गाड़ी चलती है 4 पहिए, इंजन, बॉडी। अब आप कहोगे पहिए नहीं होंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी,
इंजन बोलेगा मैं नहीं हूँगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, फिर बॉडी बोलेगी चैसिस कि भाई मैं नहीं हूँगा तो गाड़ी में बैठोगे कैसे। सो मैं ये मानता हूँ कि ना इस फिल्म का रीज़न कोई एक जन है, बल्कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से शुरुआत होती है। उनका थॉट, उन्होंने इंदर को लिखा, स्केच किया, उन्होंने मावरा को लिखा, स्केच किया, फिर एक प्रोड्यूसर चाहिए सॉलिड जो अपना पूरा रिसोर्स, पैसा जेब से इस पे लगा दे, तो प्रोड्यूसर के बिना भी मूवी नहीं बन सकती। फिर चाहिए हिमेश रेशमिया सर, जो इस मूवी का जो पूरा खिचड़ी है उसके आपको आपके कानों में डाल दें। तो उनकी वजह से ये मूवी का जो हमारे सोल में ये मूवी का इमोशन उतरा है, हिमेश रेशमिया सर की वजह से उतरा है। फिर आते हैं एक्टर्स जो इस थॉट को आपकी तरफ लेकर जाते हैं। सो किसी भी फिल्म में, किसी भी सिटी में, किसी भी प्रोजेक्ट में एक चीज़ पे उंगली रखना बेवकूफ़ी कहलाएगी। और हर किसी को आपको, जैसे अभी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कैमरा पकड़े खड़े हैं, आपके बिना इंटरव्यू नहीं होगा, बट अगर ये माइक नहीं होता तो इसके बिना भी नहीं होता। फिर लाइट दादा खड़े हैं, लाइट नहीं होगी तो इंटरव्यू नहीं। एक जन को कभी क्रेडिट दे ही नहीं सकती, इसलिए मैं कभी भी सिर्फ मैं हमेशा देखता हूँ कि सारी टीम को किसी भी चीज़, जो कोई भी चीज़ बनती है वो टीम की वजह से बनती है। एक बैट्समैन या एक बॉलर की वजह से कोई नहीं जीतता। अगर पार्ट 2 बनता है तो सर अपने खुशी में किसको देखते हो? आपको आप आ जाओ। नहीं मैं देखना, मैं प्रोड्यूसर का बेटा थोड़ी हूँ कि मैं मतलब मैं इसको देखता हूँ उसको देखता हूँ। सर मैं एम्प्लॉई हूँ, आप आ जाओगे तो मैं आपके साथ कर लूँगा। अरे तो मावरा नहीं नहीं, कोई भी आए। और ये मतलब आप ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बना लो कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, तो मैं आप ही को बोल दूँ कि आप ही राइटर बन जाओ इसके। तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि एक ही सच है दुनिया में, वो है टू डाई। करेक्ट। आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कोई भी बड़े बड़े महात्मा भी इस चीज़ से बच नहीं पाए, राजा महाराजा, कितना भी पैसा आपके पास होगा, जो एंड होता है वो डेथ होती है। और डेथ के बाद अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी आ गई है तो मुझे प्लीज़ बता दो, क्योंकि मैं अपने पहले डैडी को जिंदा करना चाहूँगा, उसके बाद सेकंड सबसे पहले मैं मावरा के कैरेक्टर को जिंदा करूँगा। अच्छा 14 फेब को भी लगेगी, मतलब कंटिन्यू रहेगी मूवी? सर मैं तो प्रोड्यूसर का बेटा नहीं हूँ सर, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लोग देखेंगे तो सर क्यों नहीं रहेगी। ओके सो लास्टली, जो आपको इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, फिल्म को इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? और सनम तेरी कसम 2 के लिए क्या कहेंगे? ये फिल्म का जो सक्सेस है, मेरे सारे उन एक्टर्स को भी मैं देना चाहता हूँ जिनसे शायद मेरी इतनी बातचीत नहीं है, बट मैं उनकी मेहनत देख रहा हूँ काफ़ी सालों से। और जो जिंदा हैं, जो नहीं है, उन सभी को मैं ये सक्सेस समर्पण करना चाहता हूँ। और क्यों हुआ है ये फिल्म? ये ऑडियंस की वजह से, जो एंड में आके किसी भी चीज़ को जिंदा कर सकते हैं। पार्ट 2 के लिए मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 के लिए मैं नीचे आके चिल्लाया था, पार्ट 2 के लिए मैं 11 दिन नीचे पानी पी के अनशन करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।